नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती कराई जाती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अगर आप 1990 से लेकर सन 2023 तक के संपूर्ण पेपर देखें और आप जो प्रीवियस ईयर पेपर देखें या पिछले 3-4 साल के पेपर देखें, तो जैसे जैसे यूपीपीएससी अपने अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है, अपने प्रश्नों की श्रृंखला को चेंज कर रहा है, पूछने का ढंग चेंज कर रहा है, उसी के आधार पर हमने आपको कुछ टॉपिक यहां पे निर्धारित किए हैं। उन टॉपिक्स को आपको हमेशा पढ़ के जाना है। चाहे आपका खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हो, यूपीपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी देने जा रहे हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर देने जा रहे हो, तो ये 25 टॉपिक आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। अंतिम दिनों में इनको जरूर कंठस्थ करके जाइएगा और आप देखिएगा आपकी परीक्षा में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो कैसे हैं आप लोग, फटाफट बताइए जल्दी से। अंतिम समय की रणनीति आयोग के 25 ऐसे टॉपिक जिससे प्रश्न बनता ही है। 70% प्रश्न आने की संभावना सदैव इन्हीं टॉपिक से बनी रहती है। हम लोग यहां पे सभी विषयों पे चर्चा करेंगे, चाहे वो भारतीय इतिहास हो, कला एवं संस्कृति हो, विश्व व भारत का भूगोल हो, पर्यावरण या जनगणना हो, भारतीय संविधान हो, सामान्य विज्ञान हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो। करंट अफेयर को अभी हम लोगों ने यहां पे टॉपिक को हटा दिया है। करंट अफेयर पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे कि वो 25 टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको देश राजधानी याद करनी है, किस देश की कौन सी राजधानी है और उस देश की मुद्रा क्या है, इससे मिलाने के लिए पेपर में आता है। और इसके बाद सीमाएं, जैसे जॉर्डन की सीमा किस देश से नहीं मिलती है, या फिर कह देगा कि मोजाम्बिक की सीमा किस देश से नहीं मिलती है, और या फिर अन्य एग्जाम्पल में अगर सीमाओं की बात करें तो पूछता है जैसे काला सागर को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं। जैसे आपसे पूछता है निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर के उत्तर में है, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर के दक्षिण में है, या फिर आपसे कह देगा निम्न में से कौन सा देश कर्क रेखा के उत्तर में है, या भूमध्य रेखा के उत्तर में है, या फिर मकर रेखा के उत्तर में है। बात समझ में आ रही है। तो ये वाले जो प्रश्न होंगे उत्तर दक्षिण वाले और सीमाओं वाले, काला सागर को कौन सा स्पर्श करता है ना, इसके बाद लाल सागर को स्पर्श करने वाले देश कौन से हैं, भूमध्य सागर को स्पर्श करने वाले देश कौन से हैं। तो ये वाले जो प्रश्न होंगे है ना, उनको आपको देखकर चलना है कि कौन सी सीमा किस देश को स्पर्श करती है, यानी मैपिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद स्थानीय हवाओं को याद करना है। जैसे पूछा जाएगा डॉक्टर हवा किसे कहते हैं, डॉक्टर हवा किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। जैसे हरमट्टन को कहते हैं हम लोग डॉक्टर विंड कहते हैं, लेकिन क्यों क्यों कहते हैं। चिनूक कहां चलती है, ये गर्म हवा है कि ठंडी हवा है, ये वाला पार्ट। इसके बाद जो घास के प्रमुख मैदान आते हैं, घास के जो मैदान हैं वो आप ऐसे याद करेंगे है ना, ऐसे याद करेंगे कि ये आपका प्रेरी है तो उत्तरी अमेरिका का है, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, वेल्ट किसे कहते हैं, कैंपोस किसे कहते हैं, लानोस किसे कहते हैं। तो ये जो घास के मैदान आपने देखे होंगे इसको जरूर याद करना है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लानोस, कैंपोस, कैंपोस है ना, इसके बाद वेल्ड, ठीक है, सवाना, सुना है नहीं सुना है आप लोगों ने। तो ये जो प्रमुख घास के मैदान है इनको जरूर देख लीजिएगा और किस देश से संबंधित है, और ये ग्रीष्म के हैं, शीत के हैं, शीतोष्ण के हैं है ना, उपोष्ण के हैं, उष्ण हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा। इसका खनिज क्षेत्र और आर्थिकी है ना, खनिज क्षेत्र में आप खनिज पेटियां याद कर लीजिएगा। खनिज पेटियां, जैसे आपसे पूछा जाएगा बताइए, आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए नॉर्मल सा बैलाडिला की खान किससे संबंधित है, या फिर कह देगा जावर की खान किससे संबंधित है, या फिर कह देगा बताइए नॉर्मल सा क्वेश्चन बोलीविया का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बोलीविया का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, चुक्वी कमाटा किसके लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये जो खनिज पेटियां हैं, या फिर कौन सी पहाड़ी, इटाबिरा की पहाड़ी किसके लिए फेमस है। तो ये खनिज पेटियां याद कर लीजिएगा। और आर्थिकी में कि कहां पर उत्पादन ज्यादा है, किसके उत्पादन में, जैसे बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया आगे है, तो उत्पादन और भंडारण जो लेटेस्ट होगा उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद 17 जो एसडीजीज है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये तो बहुत बहुत, इसको तो स्टार डाल लीजिए है ना, जब तक ये चलेगा तब तक इसको स्टार डाल लीजिए, इसको भूलना नहीं है 2030 तक। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव में आपको सिर्फ मिलाने के लिए पेपर में आता है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, जैसे है ना, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं।
इसके बाद आपसे पूछा जाएगा WTO कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, ऐसे वाला जो पॉइंट है। इसके बाद ऊर्जा, आपको यह याद रखना है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कौन आगे है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन आगे, कोयले के क्षेत्र में कौन आगे है, सबसे ज्यादा बिजली कहां पर कैसे बनाई जा रही है, और आजकल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनसे संबंधित क्वेश्चन तो बहुत ही आ रहे हैं। जो आपका एटॉमिक एनर्जी है, जो आपकी एटॉमिक एनर्जी है उससे संबंधित क्वेश्चन तो बहुत ही आ रहे हैं। और आपके देखेंगे एटॉमिक पावर प्लांट पेपर में काफी पूछे जाते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट आपके पेपर में काफी पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि काकरापाड़ा कहां पर है, काकरापाड़ा कहां पर है ना, या फिर सुनेंगे कैगा कहां पर है, या फिर उत्तर प्रदेश का नरौरा बुलंदशहर में जो है, या फिर आपसे पूछेगा तारापुर कहां है, या एशिया का सबसे बड़ा है ना एटॉमिक पावर प्लांट जैतापुर में बनाया जा रहा है, किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, फ्रांस की अरेवा कंपनी के सहयोग से बनाया जा रहा है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास की बात करें तो कौन सा वंश की क्या राजधानी थी और उस वंश का संस्थापक कौन है, या फिर उस वंश का कौन कौन से राजा थे, उसको मिलाने के लिए पेपर में आ रहा है। इतिहास में सिर्फ और सिर्फ आप देख पा रहे होंगे घटनाक्रम से ज्यादा प्रश्न आ रहा है। जैसे कह दिया जाएगा कह देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन, फिर इसके बाद कह देगा भारत छोड़ो आंदोलन, कह देगा इनको कालक्रम के अनुसार दर्शाइए, या फिर राजाओं को दे देगा, इल्तुतमिश दे देगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दे देगा, रजिया सुल्तान दे देगा, अलाउद्दीन खिलजी दे देगा, खिज्र खां दे देगा, है ना, शाहजहां दे देगा, कह देगा इनको कालक्रम के हिसाब से बताइए, या फिर कह देगा गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी में कौन सा सबसे लंबे समय तक चला, कौन सा सबसे कम समय तक चला। तो आजकल उसके अंदर ना पूछकर ये कालक्रम या घटनाक्रम पूछ रहा है, और विशेषकर आधुनिक इतिहास से। पॉलिटी में चलते चलते जो पढ़ना है बहुत तेजी से वो क्या है, प्रस्तावना से एक प्रश्न आता ही आता है। DPSP संविधान के जो 22 भाग हैं, अनुसूचियां 22 भाग में बस भाग याद कर लेने 12वां 13वां 14वां क्योंकि मिलान करने के लिए आता है। क्या देगा केंद्र और राज्य का संबंध भाग 11 में है। वित्त संपत्ति संविदा ऐसे पूछेगा 12 में है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि निर्वाचन किस में है, तो आप कहेंगे 15 में है ना। तो SC/ST के बारे में किस में है, भाग नंबर 10 में है। अनुसूचियां पूछेगा मिलाने के लिए क्या देगा दल बदल कानून किस में है ना। या फिर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे शपथ का प्रारूप किस में है ना। इसके बाद सैलरी का प्रारूप किस में है, तो अनुसूचियां पूछी जाएंगी। फंडामेंटल राइट्स एंड मौलिक कर्तव्य, तो पॉलिटी में जो सबसे ज्यादा आपको चलते चलते पढ़ना है वो ये पार्ट है, प्रस्तावना, DPSP, संविधान के 22 भाग, अनुसूचियां, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार, है ना। इनको रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है। केंद्र और राज्य से संबंध से क्वेश्चन जरूर आता है आजकल पेपर में। जैसे कह देगा निम्न में से ये विषय संघ सूची का भाग है कि नहीं, राज्य सूची का भाग है कि नहीं, या समवर्ती सूची का भाग है कि नहीं, निम्न में से कौन सा विषय किस सूची का है, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसके बाद इससे संबंधित जो आयोग हैं, जैसे पंछी आयोग कह दिया जाएगा, सरकारी आयोग कह दिया जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे वाले जो आयोग होंगे 5-6 आयोग हैं इससे संबंधित, जिन्होंने केंद्र और राज्य के संबंध को दर्शाने की कोशिश करी है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। सिर्फ आयोग उसने क्या कहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आयोग का संबंध किससे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आयोग का संबंध किससे है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला बात करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। अगर प्रमुख संविधान संशोधन की बात करें तो आप लोग को जैसे कि 1, 52, 73, 74, 21, 71, 92, 44, 61, 42 और इसके बाद 100, है ना, 101, 102, है ना। तो 100, 101, 102, 103, ठीक है ना। तो बस इतना, अगर अभी इतने संशोधन आप लोग याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो 1, 52, 73, 74 ये अनुसूचियों से संबंधित है। 21, 71, 92 ये आपका भाषा से संबंधित है। लघु संविधान कहते हैं 42वें को, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिर 73 और 74 भी याद कर लीजिएगा, है ना। 35 और 36 जो सिक्किम से संबंधित है ना। तो इसको चलते चलते पढ़ना है हम लोगों को। इसका किसान और जनजाति विद्रोह की अगर बात करें तो आपको बस समय और स्थान याद रखना है। समय और स्थान यानी घटनाक्रम कह देगा बताइए निम्न में से मुंडा जनजाति, मुंडा विद्रोह कब हुआ था, इसके बाद पाबना विद्रोह कब हुआ था, हो, चुआर, इस प्रकार से पूछेगा। किसका, इसका क्षेत्र क्या है, इसके नेता कौन है, और इसके बाद उसका समय क्या था। क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन समय वाले पूछता है तो हम लोग नेता तो याद कर लेते हैं, सिद्धू कानून ये सब याद कर लेते हैं, लेकिन समय भूल जाते हैं, स्थान भी याद कर लेते हैं। तो इसका समय आपको याद रखना है, क्योंकि आयोग को पता है कि आप कहां पर गच्चा खाएंगे, कहां पर आपको दिमाग हिल जाएगा। 1857 की क्रांति में सिर्फ आपको
क्या याद करना है आपको? समय और स्थानीय याद करना है। समय स्थान मतलब क्या है कि क्रांतिकारी, और स्थान याद करना है। 1857 क्रांति में आपको क्रांतिकारी याद करना है कि कौन सा क्रांतिकारी या कौन सा नेता किस स्थान से संबंधित है, ये वाला पॉइंट याद करना है। प्रमुख अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संवैधानिक अधिनियम आपको याद करने हैं, प्रमुख संवैधानिक अधिनियम पहले याद करने हैं, है ना। जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। तो जो एनजीटी है वो किस अधिनियम के तहत, इसका अधिनियम कब पास हुआ था। इसके बाद और भी बहुत सारे अधिनियम, जैसे पर्यावरण से संबंधित अधिनियम तो बहुत ही पेपर में आते हैं, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम तो बहुत ही ज्यादा पेपर में आते हैं, है ना। जैसे आपको पता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके बाद आपका जैव विविधता अधिनियम। तो ये जो अधिनियम है, संवैधानिक जो अधिनियम है, इन अधिनियम को आप लोग को रट लेना है। ये अधिनियम मत छोड़िएगा, ये अधिनियम मत छोड़िएगा, है ना। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए जो मानवाधिकार अधिनियम है, मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, ये अधिनियम कब पास हुआ था, ऐसे वाले जो प्रश्न होंगे इसको जरूर याद कीजिएगा। कृषि की अगर हम लोग बात करें तो कृषि में आप लोगों को जैसे कि सीमांत कृषक कौन होते हैं, मध्यम कृषक कौन होते हैं, जोतों के प्रकार, है ना। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में उद्योगों में कोर उद्योग कौन से होते हैं, कोर इंडस्ट्री जो होती हैं, उन कोर उद्योगों में किसको 8 इंडस्ट्री जो है उनमें से कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है, किसका भारांश सबसे ज्यादा है, किसका भारांश सबसे कम है। उद्योगों की स्थापना कौन सा उद्योग किस, है ना, कौन सा उद्योग स्थापित किया गया और किस नदी के किनारे स्थापित किया गया। जैसे बोकारो किस नदी किनारे है ना, और इसके बाद भिलाई किस नदी किनारे है, जो स्टील प्लांट स्थापित किए गए वो किस नदी के किनारे स्थापित किए गए, है ना, ये वाला। और इसके बाद महारत्न, नवरत्न और ये सब तो आप पढ़ ही लेंगे। इसके बाद इतिहास में आपको वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक शब्दावली को लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रहा है। आपने 2023 का पेपर देखा यूपीपीएससी का, उसमें पूछा गया भागदूद, तो भागदूद आपसे पूछ सकता है, मतलब प्रशासनिक शब्दावली पूछ रहा है। समझ में आ गया है? क्या देगा बताइए, चाणक्य के जो राज्य का साप्ताहिक सिद्धांत था उसमें कौन शामिल नहीं है, ये पूछ देगा आपसे। क्या देगा, है ना, कि लवड़ा अध्यक्ष, है ना, क्या देगा ये किसका था, तो आप सोच रहे होंगे अरे लवड़ा अध्यक्ष में क्या होगा, नमक लगा दें क्या, ऐसे सोचने बैठ जाओगे। क्लियर है? सार्थवा कौन होते हैं, ऐसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे। ईशान कौन होता है, अध्यक्ष की बात कर रहा हूं तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जो संस्कृति वाले क्वेश्चन है उनमें जो अधिकारी है मेरे बच्चों, है ना, उनके जरूर नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आंग्ल से युद्ध, यानी अंग्रेजों से जो युद्ध है उनको रटना नहीं है, बस समय याद कर लेना है कि आंग्ल अफगान युद्ध, पहला आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ, कब से कब तक चला और किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो वैसे ही, है ना, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी कर्नाटक के युद्ध, 4 जो कर्नाटक के युद्ध हुए उसमें 4 कर्नाटकों में पहला युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, दूसरा किस, पूरी कहानी मत याद कीजिए, बस कौन सा युद्ध कब शुरू हुआ अंग्रेजों से और उसकी संधि कैसे हुई, है ना। आंग्ल बर्मा युद्ध कब शुरू हुआ, किस संधि के तहत समाप्त हुआ, है ना। इसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध, इसके बाद आंग्ल अफगान युद्ध, इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रटो। अब कुछ लोग कहेंगे अरे यार सर आपने तो बता तो सब कुछ दिया, मैंने सब कुछ नहीं बताया है, सब कुछ नहीं बताया, ये चलते चलते पढ़ ले रे भैया, इसको नहीं छोड़ना है रे भैया। ये बता रहा हूं कि आप इतनी अपनी तैयारी मजबूत रख रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ चीज छूट गई, जब आपने इसको हल्के में ले लिया कि अरे ये तो हम बाद में कर लेंगे, तो बस वहीं पे काम खत्म और पैसा हजम हो जाएगा आपका तुरंत ही, ठीक है। तो आंग्ल युद्ध याद कर लेना है, तो समय याद करना है, समय और किस संधि के तहत समाप्त हुआ, बस ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भक्ति आंदोलन की बात में सिर्फ आपको ऐसे याद करना है कि तुकाराम, नामदेव, कबीरदास, सूरदास, है ना। क्वेश्चन सिर्फ इतना याद करना है कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी। भक्ति आंदोलन में ही आपको याद करना है संगम काल, भक्ति आंदोलन के साथ ही आपको संगम काल और सूफी याद कर लेना है थोड़ा सा। सूफी तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं, है ना, हर बार पेपर में सूफी की एक रचनाएं और संगम काल की रचनाएं, तोलकापियम, सिलपद्दिकारम, इस प्रकार से जो आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो ये आपको देखना है। और इसके बाद ये किस समय, जैसे पेपर में पूछा जाता है बताइए शिवाजी के समय कौन सा व्यक्ति था, अकबर के समय कौन सा व्यक्ति था, या किसके समकालीन ये थे, तो समकालीन क्या पूछा था, समकालीन पूछा जाता, नहीं समय याद रखना है। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं होंगी और किस संप्रदाय से हैं, बारकरी संप्रदाय का कौन है,
कौन व्यक्ति ऐसा था जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत पहुंचा या दक्षिण भारत से उत्तर भारत इस आंदोलन को लेकर आया, ऐसे वाले प्रश्न है ना, तो जो फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं। इसके बाद अम्ल क्षार लवण में, है ना, अम्ल क्षार लवण में आप लोग जानते ही हो, है ना, कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बाद नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, इसके बाद सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसा वाला जो प्रश्न आते हैं। पोषण, पोषण से सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं अभी तक, पोषण से तो सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं अभी तक। जैसे पोषण से क्या, पोषण में आता है कार्बोहाइड्रेट, पोषण में आता क्या है कार्बोहाइड्रेट, पोषण में आता है प्रोटीन, पोषण में आता है वसा और प्रोटीन, उसके बाद आता है जल, इसके बाद आता है खनिज लवण, खनिज लवण, और इसके बाद आता है आपका विटामिन्स, ठीक है ना, विटामिन्स। तो ये सारा पार्ट किस में आ जाता है, आपका पोषण में आ जाता है। और लगभग आप देखेंगे 2 घंटे की क्लास होती है पोषण की, अगर आपने इतना पढ़ डाला तो लाइव झिंगा लाला। इसके बाद रोग और उपचार में कि कवक से कौन सा रोग फैलता है। अब ये जो रोग और उपचार है ये आपको कृषि में भी देखना है, पादपों में देखना, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कृषि से क्वेश्चन बढ़ाते चला जा रहा है, कृषि से जो क्वेश्चन है वो बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो मनुष्य में होने वाले रोग कवक से, शैवाल से, शैवाल से तो नहीं होंगे, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, हेलमिंथस से या परजीवी से। जैसे निद्रा रोग बहुत आता है पेपर में, लीशमैनिया, है ना, काला ज्वर, हाथी पांव रोग, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। और इसका 3 से 4 प्रश्न आपके जनगणना और नगरीकरण के आते हैं। जनगणना नगरीकरण के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे याद करने की शुरुआत के क्वेश्चन नहीं आते। जैसे पूछ दिया जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, है ना, यह भी कह देगा कि मिलेनियम सिटी किसको किसको घोषित किया गया है 2011 की जनगणना के तहत। तो ऐसे तो नॉर्मल जनगणना नहीं आती जो आप पढ़ते हैं कि पुरुषों की साक्षरता किसमें ज्यादा है, महिलाओं की साक्षरता किसमें ज्यादा है। वो शुरुआत के जो पुरुषों की साक्षरता किस राज्य में ज्यादा है, उस शुरुआत के जो राज्य होंगे उसको गायब कर देगा, शुरुआत के 2-3 राज्य गायब कर देगा और लास्ट के 4 राज्य देगा। समझ आ गया। या पूर्वोत्तर जनगणना और नगरीकरण की अगर हम लोग बात करें, यदि जनगणना और नगरीकरण की बात करें, जनगणना और नगरीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा ये खुश होता है जो आयोग पूर्वोत्तर राज्यों से। और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित अगर कोई करंट अफेयर की घटना है, अगर जैसे मणिपुर हिंसा कांड हो गया, है ना, तो अगर आपका पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित कोई करंट अफेयर की घटना है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। करंट अफेयर अगर आपका पूर्वोत्तर राज्य का है तो उसको बिल्कुल नहीं भूलना है, उसको याद कर लेना, कहीं लिख लेना है। ये मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक को जरूर याद करना है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं करते हैं कि सिर्फ सिलेक्शन करवाएंगे, सिलेक्शन के साथ रैंक कैसे आएगी, आपको अच्छी रैंक कैसे मिलेगी, समझ में आ गया, जिससे आपका एक लोग इंटरव्यू लेने के लिए तरसें, आपके साथ फोटो खिंचाएं, आपको अपना आदर्श माने, इसकी हम लोग यहाँ पे गारंटी लेते हैं। इसके लिए हम लोगों का अभी समीक्षा अधिकारी का एक नया बैच शुरू हुआ है, यूपीपीएससी आरओ का, अभी 20-25 दिन हुए हैं, 15 जुलाई से बैच शुरू हुआ है। ये बैच आपने अगर ले डाला तो लाइफ आपकी झिंगा लाला, है ना, लाइफ आपकी झिंगा लाला। और अगर आप अभी ये बैच लेते हैं तो इसमें अगले 15 डेज तक ये बैच की क्लास लाइव चल रही है ना, आपको सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, सब लिखा हुआ है तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगले 15 डेज के लिए हमने इसमें एक कोड दिया है आप लोगों को RO10। अगर आप ये RO10 कोड यूज करते हैं तो आपकी फीस में पूरे 1000 रुपए का हो जाएगा डिस्काउंट, ये पूरा 1000 रुपए का हो जाएगा बच्चे डिस्काउंट। और अभी इसकी बैच की क्लासेस शुरू हो गई हैं, है ना, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इसकी क्लास चलती है। आराम से इसको एंजॉय कीजिए, लाइव क्लास चलती है, बाद में वे रिकॉर्डेड मिल जाती है। और विश्वास मानिए कि अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया तो आपके अंदर इतना पोटास आ जाएगा, इतनी दम आ जाएगी कि आप कहेंगे अरे भाई हम इसको तोड़ देंगे। और यदि आपको लगता है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, हम लोग का संस्थान कैसा पढ़ाता है, तो हम लोग ने 100 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है यूट्यूब पर फ्री, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 24-25 जितना भी हो गया हो वहां तक आप देखिएगा और आपको लेवल पता चल जाएगा, है ना। और जब वैकेंसी आ जाएगी तब आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप जल्दी जल्दी पूरा कोर्स कवर कर सकें, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा सा टफ है। अधिकारी बनने जा रहे हैं, सचिवालय में लखनऊ में रहना है ना, हमारे साथ रहना है, यानी लखनऊ में हम भी हैं,
तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना है। ये समीक्षा अधिकारी बैच संख्या 24 है। इसके बाद 25वां बैच आएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब, है ना। तो लेकिन इसमें वो जो नोटिफिकेशन के बाद जो बैच आएगा वो क्रैश होता है। क्रैश समझते हो ना, कि कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ मिलेगा इस बैच में। तो जरूर ये ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 25 टॉपिक कैसे लगे आपको, बिल्कुल एनालिसिस करके बहुत मिनिमम से मिनिमम बारीकी नजर से देखकर आपको ये 25 टॉपिक बताए गए हैं, रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे।